हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शो के लिए मैं हूं एजाज सैयद। आज के प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं साबिक सेक्रेटरी खारजा जनाब एजाज चौधरी। एजाज चौधरी को पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है उसकी निगरानी करने का एजाज हासिल रहा है। दो किताबों के मुसन्निफ हैं। डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट इनकी किताब आई, जो इनके मेमोइर्स हैं, मेनली उर्दू में भी आ चुकी है, अंग्रेजी में भी बड़ी ज़बरदस्त किताब है। और साथ ही साथ एक और किताब है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रिलेशंस के हवाले से, वो भी इनका एक खास व्यू है, पढ़ने लायक रखती है इन दोनों किताबें। लेकिन एजाज चौधरी साबिक सफ़ीर रहे हैं पाकिस्तान की अमेरिका में और दीगर ममालिक में, और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को भी बहुत अच्छे से समझते हैं, इस रीजन को भी बहुत अच्छे से समझते हैं। इसलिए हमने चाहा कि आज ये हमारे साथ मिले और हमसे जो पाकिस्तान में मुज़ाकरात हो रहे हैं उनके ऊपर बात करें। इनकी राय कोई इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि एक सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, सीनियर स्वार्थकार हैं, और आज भी अपनी हैसियत में एक थिंक टैंक चला रहे हैं और इनकी राय को सुना जाता है। आइए इनसे बात करते हैं। एजाज चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एजाज साहब, पाकिस्तान में सीज फायर हुआ, पाकिस्तान ने सीज फायर करवाया, आरजी सीज फायर, और अब फॉर्मली मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं। आप क्या असेसमेंट क्या कहता है कि ये अभी तक जो सीज फायर हुआ है, इसमें एज किसको हासिल है? मुज़ाकरात की टेबल पे जब वो आएगा तो एज किसको हासिल है? जी, मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त एज ईरान को है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो अमेरिका का हदफ था कि ईरान की सरकार गिरा के उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम भी ले लें, उनके तेल के कुएं भी ले लें, वो सब का सब जो है वो मंसूबा धरा का धरा रह गया है। दूसरी वजह यह है कि अमेरिका के अंदर इतनी आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं कि ये जंग तो हमारी है ही नहीं, ये हम इसराइल की जंग क्यों लड़ रहे हैं। और तीसरी ये है कि खलीजी रियासतों की तरफ से भी अमेरिका पे अब दबाव है कि आपके अड्डे तो हमारी हिफाजत नहीं कर सके, और अब आप इनके पावर प्लांट्स तबाह करेंगे तो वो हमारे डिसैलिनेशन प्लांट्स तबाह कर देंगे, तो हमारी तो वजूद ही हमारा खतरे में पड़ जाएगा। तो इस वजह से अमेरिका ने ये बात मान ली कि ठीक है, हम मुज़ाकरात की मेज़ पर आते हैं। और ये भी याद रखिए कि मुज़ाकरात की मेज़ पर पहले सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम था या वो रिजीम चेंज का एजेंडा था, अब तो स्टेट ऑफ हरमुज भी उसमें शामिल हो गया। जो 47 साल तक तो पहले को भी उसका मसला नहीं था, ये अब ईरान को भी महसूस हुआ है कि ये तो हमारे पास एक तुरप का पत्ता है, हम इसको क्यों छोड़ेंगे। तो गोया इस वक्त मेरे ख्याल में ईरान इस उस पे है कि हम तो जंग अब बंद नहीं करना चाहते थे, अमेरिका के अंदर उनकी कॉस्ट बढ़ रही थी, तो उन्होंने कहा तो हम कर लेते हैं, और पाकिस्तान ने भी उनको हमें राजी किया। लेकिन स्टेट ऑफ हरमुज जो है उस पर बात होगी, उनके ऊपर जो इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं उस पर बात होगी। जो जो न्यूक्लियर प्रोग्राम पे तो वैसे पहले से ही ईरान आमादा था। तो ये मेरा ख्याल है कि ईरान को थोड़ा एज इसमें यकीनन है। अच्छा एजाज साहब, अगर हम दोनों अतराफ के जो मुतालबात हैं वो पढ़ें, उसमें जो 10 ईरान के मुतालबात हैं और इसी तरह 15 के करीब पॉइंट्स जो हैं वो अमेरिका के हैं। इन ये दोनों पॉइंट्स को जब हम मुवाजना करते हैं, तो मुवाजना करते हुए तो हमें टकराव बहुत ज़्यादा लगता है, कि ऐसा लगता है कि जैसे दोनों की ज्वाइंट ग्राउंड बिल्कुल नहीं है। पर्टिकुलरली वो जो 3 पॉइंट हैं मैं वो जिक्र किए देता हूँ। एक तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के हवाले से, कि ईरान कहता है कि मैं टोल लूंगा, ये बड़ा एक सीरियस मामला है। फिर ईरान डिमांड करता है कि सैंक्शंस उसको फ्री कर दिया जाए। तो ऐसे हैं जो जो जिससे लगता है कि ये मुज़ाकरात कहीं बंद गली में ना चले जाए। कोई खतरा तो नहीं आपको लगता? देखिए, मुश्किल एजेंडा है, बंद गली में जा सकते हैं। कोई भी फरीक जो है जब ये मुज़ाकरात में इस तरह बैठते हैं तो ब्रिंकमैनशिप होती है, और ये खतरा कभी भी नहीं होता मेज से हटता कि जी टूट जाएगा। तो पाकिस्तान जो है बतौर सहूलतकार, उसकी जो टेस्ट है, जो उसका इम्तिहान है, वो यही है कि ये डोर जो है मुज़ाकरात की डोर टूटने ना दे। और ये तो नहीं होगा कि ईरान एकदम से अमेरिका के सारे नुकात मान ले या अमेरिका ईरान के मान ले। मुश्तरका जमीन तो है ही नहीं दोनों में। आपने टकराव का लफ्ज किया, कोई कॉमन ग्राउंड कोई नहीं है। तो सहूलतकार का ये काम होता है कि वो कॉमन ग्राउंड तलाश करे उसके अंदर से, और दोनों को कुछ दो कुछ लो की बुनियाद के ऊपर कोई उनको राजी करे।
ये नहीं होता कि एक मुज़ाकरात में विनर टेक्स इट ऑल, ये नहीं होता। मुज़ाकरात में हर फरीक को कुछ ना कुछ देना पड़ता है और फिर उसके ऊपर सेटलमेंट होती है। तो ये नहीं हो सकता कि अमेरिका कुछ भी ना करे। मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छा जो पैकेज निकल सकता है वो ये है कि अमेरिका सैंक्शंस उतारे, क्योंकि ईरान बहुत उसके लिए कीन था, और ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दे। ये एक अच्छा पैकेज निकल सकता है दोनों के लिए। और मैं समझता हूँ कि इसके इर्द गिर्द ही कोई ना कोई जो समझौता बुना जाएगा। क्या वो आज हो कल होता है या उसको कई हफ्ते लग जाते हैं, ये नेचुरली उसके लिए तैयार रहना चाहिए। एक मुमकिन है कि कल इब्तदाई बातचीत हो, कोई टाइम टेबल बन जाए, कोई थोड़ा सा आगे मुज़ाकरा चले। इफ वी आर लकी तो कल भी हो सकता है एग्रीमेंट। तो कुछ ना कुछ तो बहरहाल दोनों फ्रीकों को देना पड़ेगा। जी। एजाज साहब, आप अमेरिका को बहुत अच्छा समझते हैं, आप अमेरिका में रहे भी हैं, ज़ाहिर है पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते रहे और अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन को भी या उनकी स्टैब्लिशमेंट की सोच को भी समझते हैं। आप ये समझते हैं कि अमेरिका ईरान को यूरेनियम इस्तेमाल करने देगा फॉर सेफ यूज़? देखिए, अमेरिका ईरान को ये सेफ यूज के लिए तो ईरान का हक है। कितना है सेफ यूज? 3.7% एनरिचमेंट, वो तो कुछ भी नहीं है। और उससे पहले ईरान ने बुशहर में मिसाल के तौर पर उनका सेफ यूज के लिए ना, सिविल एनर्जी के लिए है उनका प्लांट, और आईएए के इंस्पेक्टर्स आते थे, वेरीफाई करते थे। ये तो जब उनको उससे रोकने की कोशिश करी तो फिर उन्होंने फरदो भी बनाया, नतांज भी बनाया, और अब वो कहते हैं कि उनके पास 60% एनरिचमेंट है। ये एक बहुत बड़ा नुक्ता होगा, टेप मेज पर लाएंगे अमरीकी, ये कहेंगे कि आप उसको रोल बैक करें और 3.7 तक आप बेशक रख लें। मेरा ख्याल है सिविल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी से अगर अमेरिका उनको रोकेगा तो ईरान एनपीटी से निकल जाएगा। फिर वो जो मर्जी करे, कोई उसको कौन रोक सकता है? तो ईरानी तो खुद बंधे हुए थे उनके हाथ, क्योंकि उनके इमाम खुमैनी ने यह फतवा दे दिया था कि न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाने, ये गैर इंसानी है। लेकिन जब आप उनको दीवार से लगा देंगे तो वो बनाने लग जाएंगे। फिर मुमकिन है कि मौजूदा रहबर उनको ना रोकें। तो इस वजह से अमेरिका के लिए भी ये जरूरी है कि ये बदलते हुए हयात हालात और बदलती हुई क्यादत के तहत ईरान को सिविल न्यूक्लियर कम से कम करने दें इत्मीनान के साथ, ताकि वो दूसरी तरफ ना जाए। वरना यही होगा, वो दूसरी तरफ चल जाएंगे। अच्छा एजाज साहब, एक चीज़ हमने देखी कि ईरान के अंदर भी फैसला साजी इतनी आसान नहीं है। अभी आखिरी जो सीज फायर जिस तरह वो एक सब कुछ ख़त्म होने लगा था, तो और उसकी वजह ये थी कि ईरान की तरफ से सऊदी अरेबिया के ऊपर अटैक कर दिया गया था, निशाना बनाया गया था उनके पेट्रो कॉम्प्लेक्स को। तो आप क्या समझते हैं कि ईरान ने पहले ही अनाउंस कर रखा है कि हम तो अब इसका यूज़ जो है 3.7 से बढ़ा देंगे, बल्कि 60% गालबन उन्होंने कहा है। तो वापस आ सकेगा ईरान इस पोजीशन से जो इंतहाई पोजीशन ईरान ने ली हुई है? अब मुश्किल हो गई है। जंग से पहले वो राजी था। ओमान के वजीर खारजा ने बताया कि वो तो इस हद तक राजी हो गए थे कि हम जीरो एनरिचमेंट करेंगे, जीरो स्टॉक पाइलिंग करेंगे, इंटरनेशनल इंस्पेक्शन करेंगे, इस हद तक राजी थे। भाई, जब आपको याद है, हम आपस में देखते हैं कि एक बच्चे को हम कहते हैं कि भाई मैं ये थप्पड़ मारूंगा अगर तुमने ये काम ना किया तो, अगर ये तुमने, तो वो जिस दिन आपने थप्पड़ मार दिया उस दिन तो आपकी लेवरेज खत्म हो गई सारी। तो डिटेरेंस की पूरी थ्योरी यही है कि आपने अगर ताकत का इस्तेमाल कर दिया, जो ईरान के खिलाफ अमेरिका ने कर दिया, अब अमेरिका की लेवरेज कम हो गई ना जी। उससे पहले बहुत थी, ईरान तो सारा राजी हो रहा था। अब वो कहेगा कि मैं अगर ये करूंगा तो मेरे लिए बताएं कि आप मुझे क्या देंगे, या तो मुझे कुछ देना इसके बदले में। अगर आप दे सकते हैं इसके बारे में तो फिर ठीक है, तैयार करेंगे। अब सौदेबाजी होगी, और सौदेबाजी तो डोनाल्ड ट्रंप साहब भी हमेशा करना चाहते हैं, तो अब मेरे ख्याल में वो भी सौदेबाजी करेंगे जी। अच्छा एजाज साहब, स्पॉयलर्स के बारे में बात अगर हम करें, हम्म। स्पॉयलर्स आपको कौन कौन नजर आते हैं? इसराइल नजर आता है स्पॉयलर, या कोई और भी? यूएई ने और बहरीन ने भी आपको पता है एक करारदाद पेश की अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में। स्पॉयलर्स कौन है इसमें? स्पॉइलर तो इसराइल है, क्योंकि इसराइल चाहता था ये जंग जारी रहे और ईरान और खलीजी रियासतें एक दूसरे को तबाह कर दें, ताकि उसका जो ख्वाब है ग्रेटर इसराइल का, जिसकी अब हमायत क्रिश्चियन जायनिस्ट भी करते हैं, जिस तरह के पीट हेक्सेट साहब भी हैं,
ये सब ये चाहते थे कि वहां पे एक ग्रेटर इसराइल बन जाए और दरियाए फरात तक का इनका इनका बॉर्डर चला जाए। वो ख्वाब जो है वो चिकनाचूर होता नजर आ रहा है इसराइल को। तो इस वजह से वो कोई शरारत कर सकते हैं, लेकिन ये भी याद रखें कि इसराइल अमेरिका की आशीर्वाद के लिए कुछ भी करना उसके लिए मुमकिन नहीं है। और वो इस वजह से अगर वो इस तरह की हरकत करेगा तो इस दफा अमेरिका के अंदर और अमेरिका की आवाम के अंदर भी उसके जो कदर मंजिलत है इसराइल की मजीद कम हो जाएगी। तो इसलिए 10 बार उसको सोचना पड़ेगा। इसराइल की गवर्नमेंट शायद ना करना चाहिए, लेकिन जो नेतन्याहू साहब हैं वो जाती तौर पर मेरे ख्याल में उनको जंग चाहिए। अगर वो जंग बंद कर देंगे तो उनके लिए खास दाखिली तौर पर बड़े मसाइल हो जाएंगे। इसलिए आपको ये तवक्को रखनी चाहिए, जिस तरह अभी लेबनान में जंग नहीं बंद कर रहे मिसाल के तौर पर, जबकि ईरानी कह रहे हैं कि भाई ये नॉन स्टार्टर है हमारे लिए, लेबनान में जंग बंद होनी चाहिए। तो इस तरह के जो काम है इसराइल कर सकता है। जो बहरीन और यूएई हैं वो तो ईरान के निशाने पर है ना। वो तो अगर जरूरत से ज्यादा अगर वो करेंगे, इसराइल का साथ देंगे, अब जब बदलते हुए हालात में, तो फिर तो उनका अपना वजूद खतरे में पड़ जाएगा। तो इस वजह से मैं समझता हूं कि उनके लिए भी अब ये मुमकिन नहीं हो सकेगा कि इस मुज़ाकरात को रोकें। ये तो वो समझते हैं कि भाई ईरान में तो गवर्नमेंट चेंज हुए बगैर अगर ईरान मौजूद रहा तो ये एक दिन हेजमॉन बन जाएगा रिकंस्ट्रक्शन करने के बाद। ये उनको खतरा महसूस होता है। लेकिन उनको अब सोच का जाविया बदलना होगा। वो ये देखें कि हमें ईरान के साथ पुरअमन बकाए बाहमी चाहिए, हमें पीसफुल को एग्जिस्टेंस चाहिए ईरान के साथ। तजर्बा करके देख लिया कि अमेरिका भी लड़ लिया, इसराइल भी लड़ लिया, उससे ज्यादा तो ताकत नहीं है ना इन दो मुल्कों के अंदर। तो अगर वो नहीं हो सका तो ये कैसे कर सकेंगे? ये मेरे ख्याल में सोच का जाविया अब उनका बदलेगा, उनको बदलना चाहिए जल्द अज जल्द। आपको क्या लगता है कि यूएई और बहरीन ये अपनी इनकी जाती जो एजेंडा है जिसके तहत इन्होंने ये करारदाद दी थी ईरान के खिलाफ, या आप समझते हैं कि ये खुल खिला के इसराइल के साथ खड़े हो गए? नहीं नहीं, ये तो शुरू से खुल खुला के खड़े हैं जी। उसमें तो इस करारदाद की वजह से नहीं, करारदाद में सिर्फ वो ये कह रहे हैं कि भाई ईरान को ये पैगाम चला जाए कि देखे कितने मुल्क इसके हक में है। ठीक है जी, 11 मुल्क 15 में से हक में थे, लेकिन दो बड़े मुल्क जिन्होंने वीटो कर दिया, चीन और रूस, उसकी मौजूदगी में खलीजी रियासतों को बड़ा स्ट्रांग पैगाम चला गया कि ईरान अकेला नहीं है। यानी वो ईरान को तनहा करना चाहते थे कि देखिए 11 में से 11 तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन वो जो दो हक में हैं वो इतनी बड़ी ताकत है। उनमें से एक तो उभरती हुई ताकत है बहुत बड़ी बड़ी। इसलिए मेरा ख्याल में उनका ये रेजोल्यूशन जो है उसका उनको फायदा वो खास नहीं हुआ। अच्छा, ये बताएं कि यूएई और बहरीन के इसराइल को सपोर्ट की वजह क्या है? क्या अब्राहमिक अकॉर्ड जो साइन किया हुआ यूएई ने और इन लोगों ने, क्या वो वजह है, या उसकी कुछ और वजूहात भी हैं, इकोनॉमिक वजूहात भी हैं कि इसराइल के जो इन्वेस्टर्स हैं वो उन्होंने यूएई में और इधर बहरीन वगैरह में कोई इन्वेस्टमेंट्स की है, या क्या वजूहात क्या लग रही हैं आप? बहरीन में तो एक सेक्टेरियन डायमेंशन भी है, क्योंकि मेजॉरिटी जो आबादी है वो शिया है और एक सुन्नी खानदान वहां पे हुक्मरान है। तो एक वजह तो बन सकती है कि भाई वो समझते हैं कि हमारे लिए अमेरिका के साथ और अमेरिका के रास्ते से इसराइल के साथ अगर जुड़ना हमें शायद वो सिक्योरिटी देगा, जो अब साबित हो गया कि वो नहीं दे सकता, लेकिन उनके जहन में तो ये होगा। इसराइल की यूएई में बहुत इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं और यूएई का ये ख्याल था कि इसराइल चढ़ता सूरज है। इसीलिए उन्होंने वो दो प्रोजेक्ट बड़े किए, एक I2U2 किया और एक आईमैक किया। I2U2 आपको याद होगा कि इंडिया, इसराइल, यूएई एंड यूनाइटेड स्टेट्स, और आईमैक जो था वो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर था। जिसका मतलब ये था कि मुंबई से सामान चलना था, दुबई में आना था, ओवरलैंड जाके हैफा बंदरगाह जो इसराइल की है उस पे जाना था, वहां से वो ग्रीस में या इटली में जाना था सामान। ये वो आईमैक कॉरिडोर है। तो वो तो इन इन हवालों से चल रहे थे। उनका नहीं ख्याल था कि ईरान के को ये इतना ज्यादा दबाएंगे और ईरान जो है वो खड़ा रहेगा। ये कैलकुलेशन में नहीं था, किसी की कैलकुलेशन में नहीं था कि इतनी बमबारी के बाद, 6 हफ्तों की बमबारी के बाद भी ईरान की सरकार गिरेगी नहीं। ये मेरे ख्याल में यूएई की एक मिस कैलकुलेशन थी। वरना यूएई को तो ईरान से फायदा हो रहा था। ईरान की सारी ट्रांसशिपमेंट जो है वो यूएई की पोर्ट से होती थी। तो यूएई के लिए ईरान से बना के रखना अच्छा था। लेकिन मेरे ख्याल में उन्होंने गलत घोड़े के ऊपर अपनी बेट लगाई
उनका ख्याल था कि इसराइल अब इस इलाके का हेजमॉन बनेगा और हमें उसके साथ जुड़ना चाहिए, जो मेरे ख्याल में उनकी गलती थी। ये बताएं कि वली नसर ने भी लिखा कि इस वक्त एक यूएई का सऊदी अरेबिया के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट जारी है, और हमने देखा कि पिछले दिनों बहुत सारे ऐसे लोगों ने कमेंट किया कि पाकिस्तान के साथ भी उनकी कोई उस तरह से आइडियल ताल्लुकात नहीं रहे। हालांकि पाकिस्तान आई बिलीव कि बड़ा करीबी समझता है यूएई को। हमारी बहुत बड़ी एक ह्यूमन रिसोर्स वहाँ पर है, रेमिटेंसेस आते हैं। अदरवाइज जो यूएई के जो हुक्मरान हैं उनके साथ हमारा हम बड़ा करीबी ताल्लुक है, वो साल में मुतअद्दिद बार यहाँ पर शिकार खेलने भी आते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक एज ए सीनियर सफारतकार, कि क्या हमारी यूएई से कोई दूरियां हो गई हैं, या ये एक वक्ती मामला है जो गुजर जाएगा? यूएई के हुक्मरानों ने गलत फैसले किए। ईरान के बारे में भी गलत उनकी सोच थी और पाकिस्तान के बारे में भी गलत सोच थी। और वो ये नहीं देख रहे कि लेवरेज उनको हमारे पास नहीं है, हमारी उनके पास है। हमारे लोगों ने चिलचिलाती धूपों में जाके उनके यहाँ बिल्डिंग्स बनाई हैं, मस्जिदें बनाई हैं, और शेख जायद पाकिस्तान की अपने मुल्क जितनी इज्जत करता था। ये तो उनके बच्चों ने आगे से गलत सोचा, पाकिस्तान की सिंसियरिटी खैर सगाली का वो गलत मतलब लिया है। ठीक है, हमारे लोग जो हैं वहां पे मौजूद हैं, लेकिन क्या वो निकाल सकते हैं हमारे लोगों को? 1 मिलियन अगर हमारे लोग हैं तो 4 मिलियन इंडिया है, 10 मिलियन की टोटल पॉपुलेशन है। अगर हमारे निकाल के वो अपने इंडियंस को लेकर आते तो फिर तो वो इंडियनाइज हो जाएगा सारा का सारा। ये उनको उनको थोड़ी सी लंबी सोच करनी चाहिए। क्या वो मुकम्मल तौर पर इंडिया को हैंड ओवर करना चाहते हैं अपना मुल्क? तो इस वजह से उन्होंने जिस तरह ईरान के मुतालिक उनकी सोच गलत थी, इसराइल के मुतालिक जो उनकी सोच गलत थी, इसी तरह वो पाकिस्तान के भी। और पाकिस्तान ने जिस तरीके से सऊदी अरब के साथ एक मुआहदा किया था, हम तो यूएई के साथ भी कर लेते, क्योंकि यूएई भी बहुत हमें अजीज था। लेकिन उन्होंने खुद हमसे फासले और दूरियां की हैं। कभी किसी बात पे नाराजगी, कभी किसी बात पे नाराजगी। अब कहते हैं हमें पैसे दें तो दे दें ना, पैसे तो ठीक है, उन्होंने कर्जा दिया है, उनकी मेहरबानी, उनका शुक्रिया अदा करके वापस करने चाहिए। लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि एन जंग के दौरान आप एक अपना नाराजगी के लिए गए। ये आपका हक है, आपके पैसे हैं, आपको जाने चाहिए, और बड़ी अच्छी बात है पाकिस्तान वापस कर रहा है। लेकिन यूएई को मेरा ख्याल है अपनी फैसला साजी जो है वो दुरुस्त करनी चाहिए। आपकी नज़र में यूएई की पाकिस्तान नाराजगी की वो चार वजूहात क्या है? देखिए, यूएई ये समझता है कि पाकिस्तान चीन के साथ जुड़ा हुआ है, जबकि यूएई जो है वो इसराइल और अमेरिका के साथ जुड़ना चाहता है। ये भी उनकी गलत असेसमेंट है। पाकिस्तान अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात अच्छे रखना चाहता है, हमारी तारीख भरी हुई है अमेरिका के साथ अपने कोऑपरेशन की, ताउन की। लेकिन हम चीन के साथ, वो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। दूसरा, उनका ख्याल है कि इंडिया उनका बहुत करीबी दोस्त है और पाकिस्तान इंडिया को तंग करता है। भाई, इंडिया हमें तंग कर रहा है, हम तो पाकिस्तान को तंग नहीं कर रहे। इंडिया की तरफ से कभी अखंड भारत की नक्शा लेते हैं, कभी वो अपने जासूस भेजते हैं, और यूएई में बिठा के जासूस हमारी तरफ वो भेजते हैं और मसाइल खड़े करते हैं हमारे लिए। तो वो भी मेरे ख्याल में इनकी गलतफहमी। तीसरा, उनका ये ख्याल है कि ईरान जो है उसको अगर खत्म कर दें तो शायद हम महफूज हो जाएं। ये भी गलतफहमी है। ईरान बहुत बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान से भी दुगना उसका रकबा है वहां पे। तो ईरान के साथ भी उनको बना के रखनी। चौथी ये है कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान सऊदी अरब के बहुत करीब है, उसके साथ एग्रीमेंट किया है हमारे साथ। भाई, आप हमें कहते तो सही ना, आप अपनी रविश बदले पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान भी आपके साथ मिलकर चलेगा। तो खाली ये आप हमारे साथ नहीं ना कहे कि जी हमारे लोग वहां काम करते हैं। भाई, हमारे लोग अगर काम करते तो आपकी डेवलपमेंट में हिस्सादार हैं वो। इसीलिए आपके वालिद साहब जो हैं शेख जायद बिन नाहयान, उनकी इज्जत करते थे और पाकिस्तान की इज्जत करते थे। ये हमारा ही कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ यूएई, जिसकी आपको कदर करनी चाहिए। अच्छा एजाज साहब, ये तो जो गल्फ का हमने एक रिव्यू लिया आपसे, आपने बताया। अगर क्विकली हम इन मुज़ाकरात के ऊपर वापस आए, इसमें जो नॉन लोग हैं जो मुज़ाकरात कर रहे हैं, जेडी वैंस लीड कर रहे हैं, उनके साथ स्टीव विटकॉफ हैं, और साथ ही कुशनर हैं, और दूसरी तरफ अब्बास अराक्ची हैं, और स्पीकर हैं उनके बकाई। तो क्या आपको लगता है कि दोनों तरफ हॉक्स कौन है और डव कौन है? अमेरिका की तरफ से हॉक्स डव कौन है, और ईरान की तरफ से और हॉक्स और डव कौन है? मैं इतना ज्यादा इन शख्सियात को नहीं जानता कि मैं ये कहूं कि कौन सा बीच में से हॉक है, कौन सा डव है। मेरे ख्याल में ये सारी शख्सियात डोनाल्ड ट्रंप साहब की
की फैसला साजी की मरहून मिन्नत हैं। वही फैसला करेंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब, वही इनको हदायत देंगे और ये उसके ऐन मुताबिक चलेंगे। ये अपनी तौर पे, ये मेरा नहीं ख्याल, इनमें से कोई भी कर सकता है। और ईरान का तो निज़ाम ही यही है कि वहां पे इवन उनके सदर मसूद पेज़ेश्कियान जो हैं वो भी, और अब्बास अरागची साहब भी, वो उनके जो रहबर हैं उनका तो निज़ाम यही है कि रहबर की हदायत के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो इस वजह से मैं नहीं समझता कि शख्सियात इसके अंदर ज्यादा अमल दखल करेगी। अगर करेंगी तो वो ईरान के रहबर और अमेरिका के सदर करेंगे। ताहम मेरे ख्याल में जो हदायत मिली होंगी दोनों तरफ को, वो ये होंगी कि आपको कोई ना कोई अच्छा समझौता करना है, हमारे लिए बेस्ट टर्म्स आपने हासिल करनी है, वो यकीन करेंगे। और चूंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब की मेथडोलॉजी है, जिसका उन्होंने अपनी किताब द आर्ट ऑफ वॉर में बाकायदा जिक्र किया हुआ है कि मेरी मेरी मेथडोलॉजी ब्रिंकमैनशिप होती है, मैं आखिर तक ले जाता हूं, लेकिन मैं आखिर पे ले जाके तोड़ता नहीं हूं, मैं वहां पे जाके समझौता कर लेता हूं। तो ये ईरान, उन्होंने अपनी किताब में ये पूरा तरीका लिखा हुआ है। उन्होंने कहा कि पुश, एक चैप्टर का टाइटल है पुश पुश एंड पुश। तो उसका मतलब ये होता है कि आप आखिर तक ले जाएं और जैसे ही आप समझे कि अब अगला बंदा टूटने वाला तो आप डील कर लें। तो मेरे ख्याल में वो डील करना चाहेंगे और ईरान भी चाहेगा, क्योंकि ईरान हार कर भी जीत जाएगा। यानी उसका सिर्फ सर्वाइवल करना उसका, ईरान का, वो उसकी जीत है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो उसको बोनस में मिली हुई है। तो मुझे लगता है कि दोनों पार्टीज चाहें कि कोई ना कोई समझौता हो। ये जरूरी नहीं कि एक ही दिन में हो, लेकिन कम से कम अगर वो उस तरफ सिमत बन जाती है, एक टाइम टेबल बन जाता है, तो यकीनन उस तरफ पेशरफ्त हो सकती है। मैं क्विकली आखिरी दो सवाल मुझे ये बताएं कि आपकी सारी गुफ्तगू से मुझे ये लगता है कि इस्लामाबाद में इस्लामाबाद अकर्ड या इस्लामाबाद डेक्लेरेशन जारी होगा और ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे, या ऐसा नहीं होगा? जी बड़ी हद तक जी मुझे मुझे कामयाबी की उम्मीद है जी। और ये मैं नहीं कहता कि सारा हो जाएगा वो उसका, मैंने कहा जिस तरीके से कि ये एक मुस्बत अगर आउटकम भी निकल आए तो वो भी पेशरफ्त अच्छी होगी, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि आगे जाके कोई ना कोई एग्रीमेंट हो जाएगा। आखिरी बात मुझे ये बताएं कि ये मुज़ाकरात पाकिस्तान में हो रहे हैं, पूरी दुनिया की नज़रों का मरकज़ पाकिस्तान बना हुआ है, और नो डाउट कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसने बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया है, लेकिन एट द सेम टाइम अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं है और हिंदुस्तान के साथ तो हमारी बातचीत भी नहीं है। इन मुज़ाकरात का इम्पैक्ट ग्लोबली पाकिस्तान की इमेज के ऊपर तो हुआ है। आप क्या इम्पैक्ट देखते हैं कि हिंदुस्तान के साथ भी कोई रीओपनिंग होगी, हिंदुस्तान की जो लीडरशिप है वो भी रिव्यू करेगी और अफगानिस्तान के साथ भी मामला हमारे ठीक होंगे? पहले अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में तालिबान ने देख लिया कि पाकिस्तान के साथ आप भारतीय कार्ड भी ले लें, नहीं चल सकेगा। अब पाकिस्तान ने उनको दिखा दिया कि आपने हुकूमत की तरह बिहेव करना है, इंसर्जेंट गोरिल्लाज नहीं है। अब आप सही तरह बिहेव करें। मेरे ख्याल में पाकिस्तान इसका जो इम्पैक्ट है अफगानिस्तान पे पॉजिटिव जाएगा। वो समझ जाएंगे कि पाकिस्तान के साथ शरीफाना अंदाज में बैठ के बात करनी पड़ेगी, और वो बात करेंगे। मुझे तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट नजर आ रहा है। और पाकिस्तान ने जिस तरीके से उनके यहाँ वो सारे असले जो रह गए थे अमेरिका के, ख़त्म किए हैं, और साथ ही साथ बॉर्डर को बंद किया है, क्योंकि इन्होंने जो तजारत के नाम पर पाकिस्तान में खून की होली खेल रहे थे, वो खून की होली बंद होनी चाहिए। तजारत ज़रूर हो और होनी भी चाहिए, और ट्रांजिट ट्रेड भी ऐसे नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान का नुकसान करें ये, वो भी इसके लिए भी सही टर्म्स होनी चाहिए। मुझे लगता है कि उस तरफ पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। भारत रह गया है, भारत के अंदर बड़ी आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं। मैं बहुत सारे उनके टॉक शो सुन रहा हूँ, बड़े बड़े चीदा और नामवर शख्सियात ये कह रही हैं कि जनाब पाकिस्तान से बातचीत ना करना कोई आपका इतना अच्छा नहीं था। और ये कहना कि पाकिस्तान दलाली कर रहा है, ये भी एक गलत उधर सोच थी। पाकिस्तान जो है वो एक मुकद्दस फरीजा सर अंजाम दे रहा है, अमन करना। और ये तो इनके अपने मोदी साहब गए थे रूस और यूक्रेन की जंग रुकवाने के लिए, तो दलाली करने नहीं गए थे। तो मैं समझता हूँ कि वहां पे भी अब नई सोच आ रही है कि ये पाकिस्तान के साथ 10 साल से आपने जो मनकता किए हुए ताल्लुकात, ये भारत के मफाद में नहीं है। अब भारत, पाकिस्तान ने तो कभी नहीं कहा ना कि आप ना करें। पाकिस्तान तो कहता है कि हम ताल्लुकात रखें, नॉर्मल हमसायों की तरह रहें। ये भारत की तरफ से सारा मसला है। जिस दिन उनकी सोच में तब्दीली आएगी, अब देखेंगे कि इलाके में हमारे इस्तेहकाम की राहें खुलेंगी। एजाज साहब, एक आखिरी एडवाइस, एक फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट के तौर पे आप क्या एडवाइस करेंगे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को, आपकी हम मनसब
आमना बलोच को, पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, और ज़ाहिर है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हमारे आसिम मलिक, वो भी उनको असिस्ट कर रहे हैं कि वो कौन से काम हैं जो ना करें ताकि ये चीजें आसानी से आगे बढ़। देखिए, मुझे यकीन है कि हमारी क़यादत बड़ी समझदार है। अगर वो मामलात को यहाँ तक लेकर आए हैं तो आगे भी बेहतरी होगी। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि सब्र का दामन ना हाथ से जाने दें, क्योंकि ऐसे मौक़ों पर आपके आपको आपके सब्र को बहुत आजमाया जाता है। उसका कोशिश करें कि आपका सब्र जो है वो अपने साथ रखें, और उम्मीद और यकीन रखें कि अल्टीमेटली इंशाल्लाह अमन के लिए आप कामयाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब, आपने बड़ा टाइट टाइम था उसमें आपने हमें टाइम दिया, मैं बड़ा मशहूर हूं आपका, और वंस अगेन मैनी थैंक्स। ज़रूर जी, बहुत शुक्रिया।